एकता देशवाल नाम की एक लड़की जिसकी उम्र करीब 19 साल थी। उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। उसे आए दिन कोई ना कोई परेशानी फेस करनी पड़ती थी, जिससे एकता काफी तंग आ चुकी थी। पर एक दिन उसे अखबार में एक ऐड दिखाई दिया जो तंत्र मंत्र की विद्या से जुड़ा हुआ था और लोगों की हर समस्या को दूर करने का दावा कर रहा था। इस ऐड को देखने के बाद एकता भी वहां पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात अमन नाम के एक लड़के से होती है, जो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देता है। लेकिन एक दिन एकता को अमन की असलियत का पता चल जाता है, जिसके बाद वो फिर कभी दिखाई नहीं देती है। कहाँ गई वो और क्या हुआ, आइए डिटेल में बताते हैं। इस केस फाइल की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से, जहां दौराला तहसील मौजूद है और इसी तहसील में गांव पड़ता है जिसका नाम है लोहिया। तारीख थी 13 जून साल 2019। दोपहर के करीब 12 बजे का वक्त था। गांव के एक पंडित सुरेश खेतों के रास्ते से गुजरते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है जो अपने मुंह में कुछ दबाकर ले जा रहा था। सुरेश को यह देखकर कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए वो कुत्ते के करीब जाते हैं और जब पास से उसके मुंह में दबी हुई चीज को देखते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो एक इंसान का हाथ था। ये देखकर सुरेश फौरन ही आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों को बुलाते हैं और फिर पुलिस को फोन करके सब कुछ बता देते हैं। जिसके बाद सूचना मिलते ही दौराला पुलिस बिना वक्त गवाए फौरन ही घटना स्थल पर पहुंच जाती है, जहां पहले से ही काफी भीड़ जमा थी। पुलिस एक एक करके लोगों को हटाती है और उस इंसानी हाथ को देखती है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि कुत्ते ने इसे जमीन के अंदर से खोद कर निकाला है, क्योंकि उस पर काफी ज्यादा मिट्टी लगी हुई थी और वो डिकम्पोज भी हो चुका था। लेकिन क्या ये हाथ वो पास के कब्रिस्तान से लाया था? ये जानने के लिए पुलिस कुछ लोगों को कब्रिस्तान भेजती है, जबकि खुद खेतों में इधर उधर घूमना शुरू कर देती है, ताकि पता चल सके कि बॉडी कहाँ है। थोड़ी ही देर में पुलिस एक गन्ने के खेत के किनारे पहुंच जाती है, जहां पर एक गड्ढा बना हुआ था, जिसे कुत्ते ने काफी हद तक खोद दिया था। पुलिस उस गड्ढे के पास पहुंच जाती है और उसके अंदर क्या है ये पता लगाने के लिए कुछ लोगों को बुलाकर गड्ढे की खुदाई करवाती है, जिसमें से एक इंसानी शव बाहर निकलता है, जो कि एक लड़की का था। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और ना ही उसका सर था और ना ही दोनों हाथ। ये देखकर पुलिस भी घबरा जाती है और उस बॉडी और हाथ को फौरन ही पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जबकि खुद दूसरे हाथ और सर को ढूंढने में लग जाती है, क्योंकि सर के बिना इस लड़की की पहचान नहीं हो सकती थी। इसलिए पुलिस आसपास की छानबीन करना शुरू कर देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि ना तो यहाँ लड़की का सर था और ना ही दूसरा हाथ। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि ये बॉडी एक यंग लड़की की है, जिसकी उम्र करीब 19-20 साल के आसपास है और इसके सर और दोनों हाथों को किसी तेज धारदार हथियार से अलग किया गया है। लेकिन क्यों और ये हैवानियत बरती किसने? ये सारे सवाल अब पुलिस को सुलझाने थे। अब क्योंकि ये बॉडी गन्ने के खेत से मिली थी, इसलिए पुलिस गांव के लोगों से इस खेत के मालिक के बारे में पूछती है। तब उन्हें शबी अहमद के बारे में पता चलता है, जो सुरेश पंडित के पड़ोसी थे। पुलिस फौरन शबी के घर पहुंच जाती है और उनसे सवाल जवाब करने लगती है, मगर उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि वो बॉडी वहां पर कैसे आई। यहाँ तक कि उनकी फैमिली के बाकी मेंबर्स भी इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसलिए पुलिस वापस गांव वालों के पास आती है और उनसे पूछती है कि क्या पिछले दिनों गांव से कोई लड़की गायब हुई है। तब सभी ना में जवाब देते हैं, जिसके बाद पुलिस 7 से 8 किलोमीटर के अंडर में जितने भी गांव थे वहां भी पूछताछ के लिए जाती है, ताकि अगर कोई लड़की लापता हो तो उन्हें पता चल जाए। लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी क्ल्यू नहीं लगता है, जिस वजह से इस केस को सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर तभी पुलिस के पास पोस्टमार्टम हाउस से फोन आता है, जिसपे उन्हें बताया जाता है कि जो बाजू कुत्ते के मुंह से मिला था उस पर अमन लिखा हुआ है, पर बॉडी तो लड़की की थी, तो उसने अमन नाम क्यों लिखवाया और ये अमन है कौन? उस लड़की के साथ उसका क्या रिलेशन था? ये जानने के लिए पुलिस गांव वालों से अमन के बारे में पूछती है कि क्या वो ऐसे किसी लड़के का नाम जानते हैं, पर अमन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था और ना ही अमन यहाँ पे रहता था। पुलिस के हाथ ऐसा कोई भी क्ल्यू नहीं लग रहा था जिससे लड़की की पहचान हो सके। बस इतना कंफर्म था कि उसे किसी ने मारा है, लेकिन किसने? क्या वो अमन था? ये सवाल भी जस का तस बना हुआ था। दौराला थाने के एसएसपी इस केस को काफी सीरियसली ले रहे थे, इसलिए वो डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और स्टेट क्राइम ब्यूरो में जाकर यह पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या हाल ही के दिनों में किसी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ भी कुछ खास पता नहीं चलता है, जिस वजह से पुलिस की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। पर पुलिस हार नहीं मानती
और दोबारा गांव जाकर सरपंच जी से मिलती है और उनसे पूछती है कि यहाँ कितने घरों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, क्योंकि बहुत से केसेस में जमीन की वजह से दुश्मनी के चलते लोगों को मार दिया जाता है। इसलिए पुलिस को लगता है कि कहीं ये लड़की भी दुश्मनी का शिकार ना हुई हो, पर ऐसा कोई मामला निकलकर सामने नहीं आता है और ना ही अमन के बारे में कुछ पता चलता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और लड़की की बॉडी हॉस्पिटल में रखी रहती है, जिसे क्लेम करने के लिए कोई भी नहीं आता। इसलिए पुलिस खुद ही लड़की का अंतिम संस्कार कर देती है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर्स बॉडी के कुछ सैंपल प्रिजर्व करके रख लेते हैं, जिससे बाद में अगर जरूरत पड़े तो ये सैंपल काम आ सके। इसी तरह महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन बॉडी की पहचान नहीं हो पाती है। ना तो उसका सर मिलता है और ना ही दूसरी बाजू। ये देखकर पुलिस अब नए तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करती है और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन टीम को ऑर्डर देते हैं कि लोहिया गांव और आसपास के गांव के जितने भी लड़के बाहर काम कर रहे हैं उनके बारे में पता लगाया जाए। कौन लड़का कहाँ रह रहा है, क्या काम कर रहा है और किन किन लोगों से बात करता है, इन सभी की लिस्ट तैयार की जाए। एसएसपी की बात मानकर इन्वेस्टिगेशन टीम ऐसा ही करती है और कई दिनों की मेहनत के बाद लिस्ट उनके सामने पेश करती है, जिसमें हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और दिल्ली जैसे शहरों के नाम निकल कर आते हैं, जहां गांव के ज्यादातर लड़के फिलहाल काम के लिए गए हुए थे। इसके बाद पुलिस एक एक करके सभी लड़कों से बात करना शुरू करती है। साथ ही हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और दिल्ली जैसे शहरों के सभी थानों में जाकर 20 साल की कम उम्र की लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट्स को भी देखती है। कुछ लड़के पंजाब के लुधियाना में भी रह रहे थे, इसलिए पुलिस की टीम वहां के थानों में भी चेकिंग करने के लिए जाती है, जहां टोटल 20 मिसिंग केसेस दिखाई देते हैं, जिसमें कुछ लड़कों के थे तो कुछ लड़कियों के। लड़कों के केस छोड़कर जब पुलिस 20 से 25 साल की उम्र की लड़कियों के केस फिल्टर करती है तो एकता नाम की 2 लड़कियां सामने आती है। यानी दोनों लड़कियों का नाम एकता ही था, मगर दोनों की मिसिंग कंप्लेन अलग अलग जगह से लिखवाई गई थी। पुलिस पहले एकता देशवाल नाम की एक लड़की के घर वालों से बात करती है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट साल 2019 के मई के महीने में लिखवाई गई थी और अब 2020 आ चुका था। पेरेंट्स पुलिस को बताते हैं कि उनकी बेटी एक लड़के के साथ भाग गई थी और साथ ही 15 तोले सोने के गहने, 14 से 15 हजार रुपए कैश, टोटल 25 लाख का सामान लेकर गई थी। पुलिस अब उनसे पूछती है कि क्या उन्हें इस लड़के का नाम पता है जिसके साथ उनकी बेटी भागी थी। तब वो अमन का नाम लेते हैं। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि हमने एकता से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जगह हर बार अमन ने फोन उठाया। तब एकता की मां ने उसे धमकी दी कि वो उनकी बेटी को छोड़ दे, वरना वो उसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करा देगी। इतना सुनते ही अमन ने कॉल काट दिया और फिर कभी फोन नहीं उठाया। अमन का नाम सुनकर पुलिस को याद आता है कि जो बाजू उन्हें मिली थी उस पर भी अमन नाम ही लिखा हुआ था, लेकिन क्या सच में वो बॉडी एकता की ही थी? ये जानने के लिए पुलिस एकता की मां का डीएनए सैंपल लेती है और उन्हें बॉडी के प्रिजर्व डीएनए सैंपल से मैच करती है, जिसके बाद एक क्लियर हो जाता है कि वो बॉडी एकता देशवाल की ही थी। इसके बाद पुलिस पेरेंट्स को भी सब कुछ बता देती है कि लोहिया गांव में एक खेत के किनारे उनकी बेटी की बॉडी जमीन में दफन मिली थी, जिसका पुलिस ने बाद में अंतिम संस्कार कर दिया। ये सुनकर पेरेंट्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एकता अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगातार एक्टिव थी। हर 2 दिन बाद अपनी प्रोफाइल चेंज कर रही थी, जिस वजह से पेरेंट्स को लग रहा था कि वो जहां भी है ठीक ठाक है। लेकिन उसके मरने की खबर ने उन्हें पूरी तरह से झकझोर दिया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जब एकता मर चुकी है तो प्रोफाइल को चेंज कौन कर रहा है। तभी उनका शक अमन पर जाता है और पुलिस के कहने पर वो अमन का नंबर दे देते हैं, जिसके बाद पुलिस उस नंबर की जांच करती है और तब पता चलता है कि वो फिलहाल लुधियाना में एक्टिव है। पुलिस मोबाइल टावर लोकेशन के जरिए उस नंबर की लोकेशन निकलवाती है और ढूंढते ढूंढते आखिरकार अमन तक पहुंच जाती है और उसे पकड़कर दौराला थाने ले आती है, जिसके बाद शुरू होता है सवाल जवाब का सिलसिला। पुलिस अमन से एकता के बारे में पूछती है, लेकिन वो इधर उधर की कहानी बनाने लगता है। लेकिन जब पुलिस अपना सख्त रवैया इख्तियार करती है तो अमन टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि हाँ, उसी ने एकता की जान ली है। पर इस वारदात में केवल अमन का हाथ नहीं था, बल्कि अमन की पूरी फैमिली इसमें शामिल थी। भैया, भाभी, पिता, यानी टोटल 6 लोगों ने मिलकर 19 साल की एकता को मारा था। ये जानने के बाद पुलिस सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है और उन्हें अपने सामने बैठाकर एकता को मारने की वजह पूछती है। तब एक ऐसी खौफनाक कहानी निकल कर आती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल अमन लोहिया का ही रहने वाला था। उसने 10th क्लास तक की पढ़ाई की थी और फिर काम करने के लिए लुधियाना चला गया था। कई दिन बीतने के बाद भी अमन को कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली थी, इसलिए तलिस्मान की दुकान पर हेल्पर की जॉब करने लगता है।
अगर आप तलिस्मान का मतलब नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, तलिस्मान एक ऐसी चीज जैसे पत्थर, अंगूठी या कोई ताबीज होती है जिसे जादुई या अलौकिक शक्तियों से भरपूर माना जाता है और इसे सौभाग्य लाने, बुराई से बचाने या अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए पहना या रखा जाता है। तो इसी तरह की दुकान पर अमन काम करता था, साथ ही ये जादू और तंत्र मंत्र की विद्या भी जानता था। वहीं एकता के पेरेंट्स मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आने वाले देहरा तहसील के चानौर गांव के रहने वाले थे, लेकिन कुछ साल पहले वो लुधियाना में शिफ्ट हो गए थे और एकता भी उन्हीं के साथ ही रहती थी। वो खालसा कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी, साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर एक दिन अचानक एकता के पेट पर रिंग वर्म यानी कि दांत निकल आता है, जिस पर वो कुछ ध्यान नहीं देती है। लेकिन फिर इचिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एकता बेचैन हो जाती है, पर वो ये बात अपनी फैमिली को नहीं बताती, जिस वजह से वो दांत लगातार बढ़ता जा रहा था और पूरे पेट पर फैलने के बाद अब वो थाई पर आ जाता है, जिसके चलते एकता की तकलीफ और बढ़ जाती है और वो कई कई घंटे अपने कमरे में ही बैठी रहती है। तभी एक दिन अचानक उसकी नजर अखबार में दिए गए एक एडवर्टीजमेंट पर पड़ती है, जो उसी दुकान का था जहां पर अमन काम करता था। वो बिना बताए वहां पे पहुंच जाती है और अमन उसे देखने के बाद एक ताबीज दे देता है, जिससे धीरे धीरे एकता की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो अमन को थैंक यू कहने के लिए उसकी दुकान पर जाती है, जहां दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और ये सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करने लगते हैं। साथ ही बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। धीरे धीरे दोस्ती पर प्यार का रंग चढ़ने लगता है और अमन को एहसास हो जाता है कि उसे एकता से प्यार हो गया है। वहीं एकता भी अमन को पसंद करने लगी थी। वो कॉलेज के बहाने अक्सर अमन से मिलने भी जाती थी, पर उसके पेरेंट्स को इस बात की खबर नहीं थी। लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें सब कुछ पता चल जाता है और वो अमन को अपने घर बुलाते हैं और उससे बातचीत करने के बाद उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि अमन अभी सेटल नहीं था और न ही उसके पास कोई ढंग का काम धंधा था। इसलिए एकता के पेरेंट्स अमन को एक्सेप्ट नहीं करते, मगर एकता उसके प्यार में इतनी दीवानी हो चुकी थी कि अपने पेरेंट्स की एक भी बात नहीं सुनती थी और अमन से मिलती रहती थी। एकता ने अपने हाथ पर अमन के नाम का टैटू भी बनवा लिया था और उससे शादी करना चाहती थी, पर अमन ने उसे समझाया कि उसके पेरेंट्स कभी भी इनके रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए इन दोनों को भाग कर शादी करनी होगी। एकता भी उसकी बात मान लेती है और अमन के कहने पर घर से 25 लाख रुपए की ज्वेलरी और पैसे वगैरह लेकर उसके पास पहुंच जाती है, जिसके बाद अमन उसे लेकर लुधियाना आ जाता है, जहां वो अपने जानने वाले के घर पर रहने लगता है। लेकिन एक दिन अमन की उस शख्स से कुछ अनबन हो जाती है, इसलिए वो एकता को लेकर करनाल आ जाता है और वहां पर एक किराए का घर लेकर रहने लगता है, जहां वो फिर से तंत्र मंत्र का काम शुरू कर देता है। कुछ टाइम तक यहाँ रहने के बाद अमन एकता के साथ दौराला जाता है और यहाँ एक किराए का कमरा ले लेता है, जहाँ दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। एक दिन एकता उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलकर उनका आशीर्वाद लेना है, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। एकता की बात मानकर अमन उसे 5 जून को लोहिया गांव यानी अपने घर ले जाता है, जहां वो सभी से मिलती है और उसे पता चलता है कि अमन का नाम असल में मोहम्मद साकिब है, जबकि उसने खुद को हिंदू बताया था। ये जानने के बाद एकता को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो समझ जाती है कि अमन ने उसे धोखा दिया है, इसलिए वो अमन के साथ झगड़ा करने लगती है। ये देखकर साकिब उसका मूड ठीक करने के लिए रात को उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए ले जाता है। दरअसल साकिब ने तय कर लिया था कि अब वो एकता को ठिकाने लगा देगा, क्योंकि साकिब की सच्चाई उसके सामने आ चुकी थी और जो उसे चाहिए था वो मिल चुका था, यानी कि वो 25 लाख का जेवर और पैसे वगैरह। इस प्लान में साकिब अपनी पूरी फैमिली और एक दोस्त को भी शामिल कर लेता है। वो उसे कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली चीज मिलाकर पिला देता है और फिर गन्ने के खेत में ले जाता है, जहाँ पहले से ही 5 लोग मौजूद थे। ये सभी मिलकर एक तेज धारदार हथियार से एकता के गले पर वार करते हैं, जिससे उसकी जान चली जाती है और फिर उसके कपड़े उतार देते हैं ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। इसके बाद साकिब एकता का सर धड़ से अलग करता है और साथ ही हाथों को भी, क्योंकि एक हाथ पर अमन का नाम था और दूसरे पर एकता का, जिससे पुलिस बॉडी की पहचान कर सकती थी, इसलिए वो दोनों हाथ अलग कर देता है। इसके बाद ये सब बॉडी को वहीं दफना देते हैं, जबकि साकिब दोनों हाथों और सर को अलग अलग जगह दफना देता है, जिसमें से एक हाथ तो पुलिस को मिल जाता है, लेकिन दूसरा हाथ और सर शायद जानवर खा गए, इसलिए वो आज भी पुलिस को मिल नहीं पाए। साकिब और उसके घर वाले एकता को मारने के बाद वापस घर आकर नॉर्मल जिंदगी बिताने लगते हैं और कुछ दिन बाद साकिब लुधियाना चला जाता है, जहां वो एकता का फोन यूज करता है। हर रोज फेसबुक पर प्रोफाइल बदलता है ताकि घर वालों को लगे कि उनकी बेटी सही सलामत है। इधर एकता के घर वाले उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाती, जिस वजह से वो उसकी मिसिंग कंप्लेन दर्ज करा देते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि एकता अब इस दुनिया में ही नहीं है। सारा सच अब पुलिस के सामने आ चुका था, इसलिए वो साकिब समेत पूरी फैमिली और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लेती है
इसके बाद जब पुलिस इन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाती है तो रास्ते में साकिब पानी पीने का बहाना करके कांस्टेबल की बंदूक छीन लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि कांस्टेबल को गोली भी मार देता है, पर पुलिस घेराबंदी करके साकिब को पकड़ लेती है और इस दौरान उसे 3 गोलियां लगती है, जिसके बाद उसे कांस्टेबल के साथ हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और फिर कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे सभी लोग एक एक करके बेल पर बाहर आ जाते हैं। साल 2021 में हाई कोर्ट ने साकिब को बेल पर रिहा कर दिया था। साथ ही उसके पिता, भाभी और भाई भी बेल पर जेल से बाहर हैं। वैसे आपके हिसाब से इनको क्या सजा दी जानी चाहिए और क्या इनको जो बेल मिली वो सही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।